हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपने एक नए चैप्टर की ओर मूव करने जा रहे हैं एंड दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल है, इम्पॉर्टेंट है। भाई हम लोग को क्या चाहिए होता है? मार्क्स मैक्सिमम मिल जाए। सबसे पहला पर्पस तो यही होता है, टू पास द एग्जामिनेशन। एंड दिस चैप्टर हेल्प यू आउट टू स्कोर मोर इन द एग्जामिनेशन। ये चीज तो आप याद रखिए। ये चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईएचपी भी बोलते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या है इस चैप्टर में, जरा हम उसके बारे में बात कर लें। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी। भाई मैंने आपको अगर लास्ट सेशन में, मतलब जब हमने सैलरी पढ़ा था तो उस समय मैंने बताया था दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, बताया था ना। पहला हेड बताया था मैंने सैलरी, दूसरा मैंने बताया था हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, जो कि अब कंप्लीट सैलरी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा ये सेकंड हेड ऑफ इनकम है। दिस इज नोन एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वन विल स्टार्ट आर पीजीबीपी, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. द नेक्स्ट वन वुड बी कैपिटल गेन, and the fifth is your income from other sources. ये 4 हेड्स ऑफ इनकम है। नहीं सर, 5 हैं। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। और अगर हम बात करें आज की, तो हम लोग अपना हाउस प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। सैलरी से जो इनकम आती थी, सैलरी में टैक्सेबल होती थी, पक्का। हाँ। हाउस प्रॉपर्टी, ये मेरा घर है जहां हम बैठे हैं इस समय। ये हाउस ही तो है। हाँ सर। अच्छा, घर होने के लिए जरूरी क्या होता है? मान लेते हैं एक घर है। घर कैसे मानेंगे? मैं झोपड़ी बना रहा हूं, हट बना रहा हूं, जो बचपन में हम लोग बनाते थे। अच्छा, ये घर है। इस घर की खास बात क्या है सर? इसमें चारों दीवारें हैं, दरवाजे हैं, विंडोज हैं, और हाँ ठीक है, ये घर है या हाउस है। हाउस मतलब क्या सर? जिसमें 4 दीवारें हों और छत भी तो हो। छत दिख रही है। मैं ये कहूं कि एक दीवार ना हो तो काम चल जाएगा। हाँ सर, घर है तब भी चल जाएगा। 2 दीवारें ना हो तो काम चल जाएगा। 3 दीवारें सर, एक दीवार के सहारे कौन रहता है? टेक लगा कर रहना पड़ेगा। हाँ या ना? सर छत है या नहीं? खुले आसमान के नीचे घर तो नहीं हो सकता, हाउस तो नहीं माना जाएगा। बोलो। लेकिन अब जब टैक्सेशन की बात होगी तो मैं ये कह दूंगा कि खुले आसमान के नीचे की जगह भी हाउस प्रॉपर्टी में आती है। गार्डन एरिया, आप अपने घर पे हैं, अब जब ढंग से सुनेंगे, पहले तो आप अपने घर पे हैं, फोन पे बात करते करते अपने रूम से निकले और गार्डन एरिया में टहलने लगे। तब तक सामने वाला बंदा उधर से पूछ रहा है, भैया तुम हो कहाँ इस समय? मैं अपने घर पे हूँ। अरे ये नहीं कोई बोलता मैं गार्डन में टहल रहा हूँ, दिल गार्डन गार्डन हो गया, गार्डन में टहल रहा हूँ। ना 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 ना। आप छत पे रहते हो, छत पे टहल रहे हो, बात कर रहे हो, बोलते हो हम घर पे हैं। अरे वो भी घर है, घर का ही हिस्सा है, घर है। इवन जो सीढ़ियों का हिस्सा होता है, ओपन है, वो भी घर है। जो आपका पैसेज होता है घर से बाहर जाने का, वो भी घर है। यानी कि ओपन एरिया भी घर का पार्ट है, हाउस का पार्ट है। घर में जो स्विमिंग पूल होता है ना, वो भी घर है। घर के अंदर जो प्लेग्राउंड होता है ना, वो भी घर है। वहां कहां 4 दीवारें और छत है? अब समझ में आई बात? हाँ। चलिए, ये चीज तो क्लियर हो गई कि घर होने के लिए जरूरी नहीं कि आपका 4 दीवारें और छत हो। रोड भी आ सकता है, डैम भी आ सकता है, ब्रिज भी आ सकता है, प्लेग्राउंड भी आ सकता है, स्विमिंग पूल भी आ सकता है। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट। अब ये स्टेडियम ओपन होता है, तो सर स्टेडियम की इनकम आ रहे हैं अभी। अब मैं उसी पॉइंट पर आने वाला हूं।
अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, हाउस का मतलब घर होता है जहां पर हम रेजाइड करते हैं। आप एक मॉल में गए, शॉप, चलिए छोड़ देते हैं, आपके घर, आपकी अपनी एक दुकान है, आप उस शॉप के ओनर हैं, आपने वो शॉप लेट आउट कर दी। बेसिकली इस शॉप से बिजनेस होता है, आपने ये शॉप लेट आउट कर दी, तो इस शॉप से मिलने वाला जो किराया होगा वो कहाँ आएगा? अच्छा सर, ये बिजनेस नहीं माना जाएगा। अरे भाई, आपके लिए क्या, मेरे लिए क्या है, ये मैंने आपको दुकान दिया किराए पर, आप उसमें बिजनेस कर रहे हो, मुझे किराया मिल रहा है, दैट्स इट। एवन दो द प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पजेस, माइंड इट, even though the property is used for commercial purposes, but it would be charged to tax under the head house property, उसके बावजूद ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। अच्छा, तो सर ये जो मॉल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाँ वो भी आएगा, वो भी हमारा हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। सर क्या बात कर रहे हो, पीजीबीपी में जा, एक केस स्टडी हम लोग करेंगे, एज ए मैन विल कंप्लीट दिस वन चैप्टर, आफ्टर दैट विल स्टार्ट आवर केस स्टडीज। तो उस केस स्टडी में एक केस आएगा, जो लोग नहीं पढ़ेंगे, जो फाइनल के बच्चे होंगे वही पढ़ेंगे ये केस स्टडीज, तो उस पर मैं ये बताऊंगा, ध्यान से सुन लें, उसमें ये बताऊंगा कि अगर किसी एसएससी की सब्सटेंशियल पोर्शन इनकम, substantial portion of its income belongs to the let out, और यू कैन से कि जो हम प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स या शोरूम्स या इस तरह से कॉमर्शियल लेट आउट करते हैं, और उसकी इनकम मेरी टोटल इनकम का सब्सटेंशियल पोर्शन होता है। कौन सा पोर्शन होता है? सब्सटेंशियल। तो हम उसको पीजीबीपी में ले जा सकते हैं। और सब्सटेंशियल पोर्शन कैसे कोई डिसाइड करेगा? नॉर्मली मेरी टोटल इनकम का 50% से अधिक इनकम अगर इस सोर्स का है, नॉर्मल मेरी टोटल इनकम का 50% से ज्यादा का इनकम, टोटल इनकम का आधे से अधिक मेरा अगर उस कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह से आता है, तो मैं उसको पीजीबीपी में ले जा सकता हूं। इज इट क्लियर? तो वो आएगा, केस स्टडीज में आएगा, फिलहाल अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे। बेसिकली आपको केवल इतना ही समझना है कि अगर मेरा कोई घर है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है, मेरे लिए, किसी और के लिए, उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। मैंने उसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए दे रखा है, तो भी उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी, बस शर्ते, प्रोवाइडेड कि सेक्शन 22 की कंडीशंस को पूरा किया जाए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सेक्शन 22 जिसको हम लोग चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं, उसकी कंडीशंस को अगर पूरा करता है, बेसिकली ये चार्जिंग सेक्शन स्कोप को बताता है कि कौन कौन सी चीजें कवर होंगी, यहां पर किस हाउस प्रॉपर्टी की बात हम करने जा रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिकली टेल बाय सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन। अच्छा, क्या बोलता है ये सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन? जरा ढंग से सुनेंगे। चार्जिंग सेक्शन चार्ज करता है, यानी अगर ये सेक्शन ना होता तो ये पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम ना होता, इस सेक्शन के कारण ये पूरा हेड ऑफ इनकम बना। इज इट क्लियर? जैसे सेक्शन 4 चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स, इस सेक्शन के कारण पूरा इनकम टैक्स बना। सेक्शन 15 इस सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन के कारण सैलरी हेड बना। अगर ये सेक्शन ना होता तो इनकम टैक्स ना होता, ये सेक्शन ना होता तो सैलरी हेड ना होता, उसी तरह अगर ये सेक्शन ना होता तो हाउस प्रॉपर्टी हेड ना होता। ये चार्जिंग सेक्शन है। क्या बोलता है ये चार्जिंग सेक्शन? जरा ढंग से सुने। अगर मैं आपसे कहूं कि सैलरी की इनकम जो एक्चुअल अमाउंट होता है उसी पर ही तो टैक्स लगेगा। सर सही है, बिल्कुल सही है। ये कौन कह दिया कि जो एक्चुअल नहीं होगा उस पर टैक्स लगेगा? अरे नहीं, अभी आ रहे हैं। बिजनेस नॉर्मली जो एक्चुअल, नॉर्मली मैंने वर्ड यूज किया, जो नॉर्मली एक्चुअल इनकम होगी उसी पर ही तो टैक्स लगेगा। पक्का है सर? नॉर्मली, वहां पर भी एजम्पशन बेस्ड है, लेकिन देखा जाएगा। नॉर्मल एक फंडा है, नॉर्मल। तो यहां पर कैपिटल गेन में भी एक्चुअल जो इनकम होगी उसी पर ही टैक्स लगेगा नॉर्मली। उसी तरह अदर सोर्सेज में भी जो इनकम एक्चुअल होगी उसी पर टैक्स लगेगा। लेकिन मैं अगर एक चीज क्लियर करूं
कि एक हेड ऑफ इनकम ऐसा है, एक हेड ऑफ इनकम ऐसा है जिसमें डीम्ड इनकम पर नॉर्मली टैक्स लगता है, यानी कैलकुलेशन का वो पार्ट होता है, नॉर्मल कैलकुलेशन का पार्ट होता है। कौन सा हेड है सर? अब पूछ क्या रहे, बता तो दिया आपने, चार हट गए तो पांचवा यही बचा। ये जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल इनकम पर टैक्स लगे, तो नॉर्मली हम यहां पर कहते हैं कैलकुलेटेड इनकम पर टैक्स लगता है। कैलकुलेशन सब में होता है, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन होता है एक्चुअल के साथ, हम लोग एक डीम्ड इनकम को भी लेकर के चलते हैं साथ साथ, जिसको हम लोग नोशनल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोशनल इनकम पर टैक्स लगता है। तो नॉर्मली हाउस प्रॉपर्टी का ये मेन पार्ट है, नोशनल इनकम को साथ में लेकर के चलना। बाकियों में भी है तो वो कुछ एजम्पशंस के साथ है, बट हियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विल हैव टू पिक दैट नोशनल इनकम कैटेगरी, वो हमेशा अटैच रहेगी। सर कैसे? आते हैं सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन। क्या कहता है कि आपकी जो टैक्स लगेगी ना, वो एनुअल वैल्यू पर लगेगी। किस पर लगेगी? एनुअल वैल्यू, जिसको हम आगे GAV यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलेंगे, और NAV जिसको हम आगे नेट एनुअल वैल्यू बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू होगी, यानी ये प्रॉपर्टी है मेरी, ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू कैलकुलेट हो करके आएगी, हम उसके हिसाब से बात करेंगे। तो एनुअल वैल्यू में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे थोड़ी देर में देखेंगे। तो एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है? सर एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन होता है सेक्शन 23 में। ये द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू। मैंने क्या बोला? बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू। ये जमीन है और ये घर है, ये हाउस प्रॉपर्टी है, ये वैकेंट एरिया है, जमीन है। तो मैंने कहा ये बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू, इसके साथ लगी हुई जमीन, ये जमीन है और इसका ये घर बना हुआ है। अरे भाई, ये जमीन के साथ घर लगा हुआ है, घर के साथ जमीन नहीं लगी हुई है। इज इट क्लियर? इस केस में आप कह सकते हैं कि चूंकि ये घर का इतना पोर्शन है और ये हमारा वैकेंट एरिया है छोटा सा, ठीक है, दैट इज ओके, इसको हम कह सकते हैं घर के साथ लगी हुई जमीन। बट हेयर इन दिस केस, दिस इज योर हाउस एंड दिस इज द वैकेंट लैंड विच इज अपरटेनेंट देयर टू। दिस इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। आप इस केस पे, दूसरे केस में ये नहीं कह सकते कि घर के साथ लगी हुई जमीन, अरे नहीं, जमीन के साथ घर लगा हुआ है, तो ये केस कवर नहीं होगा। सर कैसे डिसाइड करेंगे? सब आएगा, काहे के लिए टेंशन ले रहे हैं। तो कहता है द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग, कंसिस्टिंग या कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनिंग देयरटू ऑफ व्हिच द एसएससी इज द ओनर, द एसएससी इज द ओनर shall be charged to tax under the head income from house property. Is it clear? मैं चलिए मैं आपके सामने कुछ लिखने जा रहा हूं, ढंग से सुनेंगे। मैं रिपीट करने जा रहा हूं वही सेक्शन जो मैंने अभी आपके सामने बोला, दैट वाज सेक्शन 22 एंड दिस इज नोन एज चार्जिंग सेक्शन। सर क्यों लिखने जा रहे हैं? इसका मजा दूसरा आएगा।
ढंग से सुनेंगे, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो यहाँ पर फॉर्मेट आपके दिमाग में सेट होगा वो बहुत काम करेगा। मैंने कहा सिंपल चैप्टर है लेकिन बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। भगवान से मनाएं कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए। द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी comprising any building or land appurtenant thereto, of which SSC is the owner, shall be charged to tax under the head income from house property after deductions of under section 24। ये चीजें आपको याद रखनी है। सर इसमें याद रखने वाला क्या है? सबसे पहला पॉइंट है ये, जिसके बारे में कहा जाता है कि सेक्शन 23 हमको बताएगा कॉम्प्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। कॉम्प्यूटेशन ऑफ, ये हमको सिखाएगा कि कैसे हम लोग एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन करें, क्योंकि उसी पर ही तो टैक्स लगना है। उसी पर ही तो टैक्स लगना है, जो एनुअल वैल्यू होगी वही चार्जेबल टू टैक्स होगी। लिखा है द एनुअल वैल्यू शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। अच्छा, किस पर लगेगा? बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयर टू ऑफ व्हिच एसएससी इज द ओनर। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 27, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डीम्ड ओनर। क्या स्टडी करेंगे? डीम्ड ओनर। नेक्स्ट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डिडक्शंस किस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे? सेक्शन 24। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग एक सेक्शंस का अरेंजमेंट करना चाहें तो कुल मिलाकर यही समझ में आएगा कि सेक्शन 22 हमारा चार्जिंग सेक्शन है। हाँ सर, वो हम लोग अब पढ़ चुके, ऊपर अभी यहां पर भी देख लिया। सेक्शन 23 कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू हो गया। हाँ सर, वो भी इसी सेक्शन में बता दिया कि कहां कैलकुलेट होगा। सेक्शन 24 ने हमें ये भी बता दिया कि ये डिडक्शंस का पार्ट है। 24A ये स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बताता है, और 24B ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन के डिडक्शंस के बारे में बात करेगा। तो अभी तक ये चीज क्लियर हो गई। 22 क्या है, 23 क्या है, 24 क्या है, 25 सेक्शन 25A रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर ऑफ रेंट। सेक्शन 26
को ओनरशिप, अगर एक ही प्रॉपर्टी को दो या दो से अधिक लोग साथ मिलकर के खरीदते हैं तो टैक्सेबिलिटी कैसे अराइज होगी, वो सेक्शन 26 बताएगा। और सेक्शन 27 अभी अभी मैंने बताया आपको, डीम्ड ओनर, ओनर के साथ साथ डीम्ड ओनर भी शामिल है यहाँ पर। तो टोटल मिलाकर हमको ये सेक्शंस स्टडी करने हैं इस चैप्टर में। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 23 कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, सेक्शन 24 डिडक्शन, सेक्शन 25 एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड, सेक्शन 26 को ओनरशिप, 27 आपका डीम्ड ओनर। तो अगर कोई कहे कि ओनर का मतलब क्या है तो आप ये कहेंगे ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। अगर कोई पूछे ओनर मीन्स व्हाट, तो ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। व्हाई एंड हाउ विल डिस्कस इट अंडर सेक्शन 27। चलिए, क्या है ये, अब ये सेक्शन तैयार हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन अंडर of income from house property, you'll clearly say section 22, the annual value of any property comprising any building or land appurtenant thereto, of which assessee is the owner, shall be charged to tax under the head income from house property after giving deductions under section 24. Bas, that's it. The building includes residential building, building includes let out properties, building includes let out properties for business or professions, और फॉर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम इंक्लूडिंग ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम जी। तो द लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग इज इमैटेरियल, इट मे बी सिचुएटेड इन इंडिया और नॉट। तो अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके पास अगर प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 हम लोगों ने देखा है और साथ साथ सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी देखा है, तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर 2, टैक्स इज चार्ज ऑन इनकम फ्रॉम लैंड अपरटेनेंट टू बिल्डिंग। ठीक है, बता दिया आपको, जैसे गैराज हो गया, मोटर गैराज हो गया, कोर्टयार्ड हो गया, कंपाउंड प्लेग्राउंड हो गया, किचन गार्डन हो गया, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 20, द ओनर ऑफ द बिल्डिंग में बी द लीगल ओनर और द बेनिफिशियल ओनर। धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि अभी जो सेक्शन आएगा उससे आपको काफी कुछ हद तक क्लैरिटी मिलेगी सेक्शन 27 से, जिसको हम लोग कहते हैं डीम्ड ओनर। तो ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। ओनर मींस हु इज द पर्सन known as owner, the person who is the registered चलिए सेक्शन 27 देखते हैं क्या है डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर क्या कहता है, ढंग से सुनेंगे, पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट है कि अगर कोई बंदा, इंडिविजुअल, अपनी प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर देता है, चलिए भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, डीम्ड ओनर की। अगर कोई इंडिविजुअल है, मैं मान लेता हूं मिस्टर ए है, इसकी वाइफ है मिसेस बी, नहीं मिसेस ए, ठीक। इसने, इसकी दो इनकम्स हैं, इसके पास पीजीबीपी की भी इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम है। इससे जो इनकम अराइज होती है वो 4 लाख है और इससे जो इनकम अराइज होती है वो 3 लाख है। अगर देखा जाए तो टोटल इनकम हो गई 7 लाख। भाई 5 लाख तक माफ था, लेकिन अब तो ये माफी मिलेगी नहीं, 87A वाली माफी मिलेगी नहीं। और नया एक सेक्शन आया है सेक्शन 115 BAC, तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, अल्टरनेट टैक्स रेजिम की बात है, जिसको हम कहते हैं ATR, अल्टरनेट टैक्स रेजिम। आएगा तो वो भी देखेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। तो अब मैं बोलता हूं टोटल इनकम, ये केवल आपका असेसमेंट ईयर
21-22 से स्टार्ट हो चुका है, क्लियर है ना। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये याद रखेंगे। टोटल इनकम उसकी हो गई 7 लाख। अब इस पर तो टैक्स लगना है, 7 लाख पर टैक्स लगना है। हाँ, इसने गवर्नमेंट को मूर्ख बनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, एक कॉन्स्पिरेसी की, ताकि टैक्स ना देना पड़े। उसने अपनी ये प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी फ्री में। घर की बात रहे, इस घर में किसी को पता भी ना चलेगा, गिफ्ट डीड बना दिया और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया मिसेस ए के नाम। अब जो रेंट आएगा वो मिसेस ए के बैंक अकाउंट में आएगा। अब जो रेंट आएगा वो मिसेस ए के बैंक अकाउंट में आएगा, पक्का, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अब मिसेस ए जब अपना रिटर्न फाइल करेगी तो उसकी इनकम हो जाएगी 3 लाख और मिस्टर ए की इनकम हो जाएगी 4 लाख। किसको मूर्ख बना दिया? गवर्नमेंट को। अब इसको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 0। इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी? 0। दोनों के ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ गई 0 0। कुछ नहीं होगा। पहले तो गवर्नमेंट को मिल रहा था, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई तुम इस तरह की प्रैक्टिस अगर करोगे ना तो हमको नुकसान है। अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें नुकसान है, और आपका मेन इंटेंशन यही है कि टैक्स ना देना पड़े। आपने रास्ते ढूंढे, हम उन रास्तों को बंद करेंगे। रास्ता कैसे बंद होगा? कहा जाएगा कि even though property is now in the name of Mrs. A, but the property was transferred by any individual to his or her spouse without consideration or without adequate consideration. That is why the income arises on that property by Mrs. A shall be charged to tax in the hands of Mr. A again. यही तो बनेगा लॉ। अगर आप लॉ मेकर होते तो आप क्या बनाते लॉ कि सर हम इसको ट्रांसफर मानते ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? है, ट्रांसफर का सिस्टम है तो मानना पड़ेगा। हाँ, आप ये कह सकते हो इनकम टैक्स में हम इनकम के ऊपर ही जोर लगा सकते हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट में ये तो नहीं कहा जाएगा ये ट्रांसफर नहीं। अरे भैया, उसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, वहां पर जाकर के हम उसके हिसाब से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके। यहां पर इंटेंशन इनकम टैक्स की चोरी है, और सरकार केवल रोक लगा सकती है इनकम टैक्स की चोरी पर, और किसी पर नहीं लगा सकती। तो गवर्नमेंट ने केवल इनकम को बेस लिया और कहा कि इनकम which was chargeable to tax now in the hands of Mrs. A shall not be charged to tax in the hands of Mrs. A, but it shall be again clubbed in the hands of Mr. A. तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि मिसेज ए के हाथ में ही टैक्स लगा देंगे। सेक्शन 27 कहता है भैया ये डीम्ड ओनर, एवन दो नाउ ही इज नॉट द एक्चुअल ओनर, ये एक्चुअल ओनर है ही नहीं। मिस्टर ए एक्चुअल ओनर अब है ही नहीं। एक्चुअल में अब ओनर कौन है? मिसेज ए। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ये नहीं कह सकती कि हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसने केवल इनकम को वापस घुमा लिया मिस्टर ए के पास। क्लियर है? डीम्ड ओनर मान दिया, ओनर नहीं माना, डीम्ड ओनर इंडिविजुअल मिस्टर ए को ही माना। अब पहली बात समझ में आई, टैक्स चोरी करने के रास्ते कम किए गए। पॉइंट नंबर 2 की अब हम बात कर रहे हैं। आप ना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को देखते हो। किसको देखते हो? कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या होता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में? मैं आप लोगों से कहता हूं, मान लो आप लोग 100 लोग हो, मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई घर चाहिए। किसको नहीं चाहिए? सर मेरे पास तो ऑलरेडी है, दोबारा नहीं चाहिए। मैंने कहा हर एक बंदे को 8 लाख रुपए में घर मिल जाएगा। कितने में? 8 लाख। 10 लाख में घर मिल जाएगा। अब 10 लाख का 2 BHK मिल जाएगा। किसको नहीं चाहिए 10 लाख में 2 BHK? सबने कहा सर हमें चाहिए। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े कर दिए, वैसे वाले हाथ खड़े ना करना, जब कोई काम ना करना हो तो हाथ खड़े कर देना। तो वो सबने अपने हाथ खड़े कर, यस सर आई मीन मुझे भी चाहिए।
मैंने सबसे 8-8 लाख रुपए लिए, और अब 8 लाख रुपए 100 लोगों से अगर आप लेंगे तो ये 8 करोड़ बन जाता है। कितना बन जाता है? इसमें आपने शहर से थोड़ी दूरी पर जगह ले ली, मतलब कहीं भी ले लिया, जो बहुत ही चीप कॉस्ट में मिल गई, जो जमीन खरीदी, मान लेते हैं 50 लाख में, और इस पर हमने माले पे माले बनवाए, और 100 लोगों को, अब 8 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, मैंने इस पर 100 लोगों को 100 फ्लैट निकाल करके दे दिए, और 8 करोड़ से कम ही खर्च होगा अगर नॉर्मल मकान बना करके दे दिया जाए तो। अब उन लोगों को 100 लोगों को घर मिल गया, लेकिन आप लोगों में से किसी ने मुझ पर विश्वास तो नहीं किया। जब मैंने कहा 8 लाख रुपए लाओ, 10 लाख रुपए लाओ, कोई नहीं देने को तैयार है। 10 लाख रुपए मैंने मांगे हर बंदे से, सर मैं ऐसे कैसे आप पर भरोसा कर लूं, आप पैसा लेकर भाग गए तो अब भरोसा कैसे दिलवाऊं। ये सारा काम मैंने आपको समझाया, अच्छी तरह से आपको समझ में आया कि यस, यूनिटी हैव अ स्ट्रेंथ, एकता में ताकत होती है, दिख रहा है। लेकिन अब एकता बने कैसे, तो उसके लिए हम लोगों ने एक लीगल फॉर्म तय किया। हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, और उसमें मैं बन गया चेयरमैन, किसी को बना दिया सेक्रेटरी, किसी को बना दिया वाइस चेयरमैन, किसी को बना दिया ट्रेजरर, इसी तरह से पोस्ट दे दी गई। 4-5 लोगों को एक्टिव मेंबर्स बना दिया गया। अब उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया, और उसके बाद जमीन खरीदी, और बैंक अकाउंट खुलवाया। अब बैंक अकाउंट किसी एक के नाम से नहीं होगा, 2-3 लोग मिलकर के बैंक अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट खोलेंगे, ताकि भरोसा कायम रहे, ताकि भरोसा कायम रहे। अब उसके बाद जमीन खरीदी। जमीन किसके नाम से खरीदेंगे? सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जमीन आएगी। बिल्डिंग बनेगी, खर्च कौन करेगा? सर, इसी बैंक अकाउंट से जाएगा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से। यानी जितने भी फ्लैट बन गए हैं वो सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बनवाए, जितने भी फ्लैट्स हैं वो सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो आता है जिसने 10 लाख रुपए दिए, नाउ ही विल बिकम द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ही विल स्टार्ट टू डिमांड टू गेट अ हाउस, अ फ्लैट। वो जाहिर सी बात है, जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट होगी वो कहेगा मुझे एक घर दो। अच्छा, तो उनको उनकी मेंबरशिप के अगेंस्ट एक एक फ्लैट अलॉट किया गया। मैंने क्या बोला? एक एक फ्लैट अलॉट किया जाएगा उनको उनकी मेंबरशिप के अगेंस्ट। हो सकता है मैंने कंपनी बनाई हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बना करके मैंने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया, और कंपनी में लोगों को शेयर होल्डर बना दिया, और उनको उनके शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट एक एक घर अलॉट कर दिया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब ये घर किसके नाम से? सर, सोसाइटी के नाम से या कंपनी के नाम से। रह कौन रहा है उन फ्लैट्स में? सर, मेंबर्स। ओनर कौन है? एक्चुअल में ओनर कौन है? सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी। डीम्ड ओनर कौन हो जाएगा टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? अब इनकम टैक्स लेना होगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं बोलेंगे ला तेरे 100 घर, नहीं भैया, रहने वाले दूसरे लोग हैं, तो भरोसा कायम करना था। अब क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब जो लोग उसमें इंडिविजुअली रह रहे हैं उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, बिकॉज दे वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। कहीं चॉप ना हो जाए। दे वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। भगवान ने इसको धार नहीं दी, अगर धार दी होती ऐसे से करते तो यहां से नीचे हो जाता। तो बिकॉज दे वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर, हर एक इंडिविजुअल हर फ्लैट के लिए अपने लिए मालिक माना जाएगा, और उनके ऊपर उन्हीं का टैक्स लगाया जाएगा। तो अगर मैं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर हूं, मुझे एक 2 BHK मिला है 3rd फ्लोर पर, और अगर मैं वो 2 BHK अपना किराए पर उठा देता हूं, एक्चुअल में मालिक कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन डीम्ड ओनर मैं, तो अब जो रेंट मिलेगा वो मुझे मिलेगा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं मिलेगा। तो टैक्स किसके ऊपर लगना चाहिए? मेरे ऊपर लगना चाहिए। लेकिन लॉ के हिसाब से देखो तो एक्चुअल ओनर कौन है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। बस उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये सेक्शन 27 आया, जिसको कहा गया डीम्ड ओनर। 2 पॉइंट समझ में आए? हाँ सर।
आप लोगों ने देखा होगा पुराने जमाने के राजा महाराजे रजवाड़े नवाब, ये बड़ी सी प्रॉपर्टी होती है, ये बड़ा सा गेट होता है, ये बड़ा सा एक बिल्डिंग बनी रहती है, ये एक बिल्डिंग, ये दूसरी बिल्डिंग, ये तीसरी बिल्डिंग, और बीच बीच में ना ये महल बना हुआ है, बीच बीच में कॉलोनी बसी हुई है नीचे, देखो ना ये कॉलोनीज बनी हुई है नीचे, ये बड़ा सा ग्राउंड है, ये फॉरेस्ट हो गया, कुछ भी है यहाँ पर, कुछ मतलब कुछ इस तरह से पूरा बना हुआ है। ये नवाब का घर है या किसी राजा रजवाड़े का घर है। गवर्नमेंट कुछ प्रॉपर्टीज को इम्पार्टेबल स्टेट मानती है। इम्पार्टेबल स्टेट मीन्स प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी पार्टेबल, जिसको पार्ट नहीं किया जा सकता, जिसको हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। अब इस पूरी प्रॉपर्टी को 1000 लोग रहते हैं, इसमें कितने? गवर्नमेंट के लिए बड़ी मुसीबत का समय है। किसके ऊपर टैक्स लगाए? बिकॉज देयर इज नो एनी ओनरशिप फर्स्ट ऑफ ऑल, ना तो किसी ने कुछ दिया है, वो समय से रहते चले आ रहे हैं, इम्पार्टेबल स्टेट है, गवर्नमेंट को भी पता नहीं चल रहा कैसे टैक्स लगाएं। तो कहा गया कि इस पूरी प्रॉपर्टी का जो होल्डर होगा ना, गवर्नमेंट ने अपना सीधा सरदर्द ही खत्म कर दिया कहा इस प्रॉपर्टी का जो होल्डर होगा, पक्की बात है होगा ही होगा, होता है, तो जिस प्रॉपर्टी का होल्डर होगा ना, उसी को हम डीम्ड ओनर मान लेंगे, उसी को जिम्मेदारी दे देंगे, भैया तू हमें इस पर टैक्स दे। तो द होल्डर ऑफ द इम्पार्टेबल स्टेट शैल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टीज कंप्राइज्ड इन दैट स्टेट। तो इस स्टेट में जितनी भी प्रॉपर्टी आएंगी, उनके टैक्स देने की जिम्मेदारी होल्डर की होगी। अब समझ, रीजन समझ में आ रहा होगा, रीजन समझ में आ गया, झंझट खत्म, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 पॉइंट मैंने बताया। इफ एनी प्रॉपर्टी वॉज ट्रांसफर्ड बाय एनी इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस without consideration or without adequate consideration, then in that case the income arises on that property shall be charged to tax in the hands of the transferer by treated him or her as a deemed owner of the property. सेकंड मैंने बताया, अभी मैंने इसमें एक पॉइंट छोड़ा हुआ है, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा। दूसरा बताया गया द होल्डर ऑफ एन इम्पोर्टेबल स्टेट शैल बी ट्रीटेड एज द डीम्ड ओनर। थर्ड मैंने बताया इफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी allot the properties comprised in the complex or the apartments to their members against their membership, then those members shall be charged to tax on that particular flat or apartment. That's it. बात खत्म। पॉइंट नंबर 4, मैं एक बंदे के पास गया, उसने कहा कि आप क्या करते? मैंने कहा जी मैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम करता हूँ। उसने कहा ठीक है, मेरी ये 6 माले की बिल्डिंग बना दो। ज़्यादा बन गई शायद, 1 2 3 4 5 6, अरे वाह, 6 ही माले की बिल्डिंग बना दो। तो मैंने कहा मैं 5 करोड़ रुपए लूँगा। उसने कहा ठीक है, टोटल काम कर दिया मैंने 4.5 करोड़ रुपए ले लिए उससे। अभी मुझे 50 लैक्स लेना था। मैं उसके पास गया, उसने कहा ये जो ऊपर वाला माला है ना, इसकी कीमत हम आज 80 लाख में बेच रहे हैं। एक काम करो, मुझे तुमको 50 लैक्स देना है, तो ये तुमको हम अलॉट कर देते हैं। अलॉट क्या करते हैं, ये लोग की और जाओ राज करो, आज से ये ऊपर वाला फ्लोर तुम्हारा। नाउ आई एम नॉट द ओनर फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज नो एनी रजिस्टर्ड डीड इज हेयर। मैंने उस घर की रजिस्ट्री, उस फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करवाई, पहली पॉइंट। दूसरा, बट आई एम द पर्सन इन हुज पोजीशन द प्रॉपर्टी इज, बिकॉज आई एम द की होल्डर, द प्रॉपर्टी इज इन माई पोजीशन। आई एम नॉट द रजिस्टर्ड ओनर, बट द प्रॉपर्टी इज इन अंडर माई सर्वेलेंस, और यू कैन से अंडर माई की कंट्रोल। अब अगर घर मेरे कंट्रोल में है तो कौन मालिक माना जाएगा? वो एक्चुअल ओनर वही है। अभी मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो बताओ उसका मालिक कौन माना जाएगा? मैं ही माना जाऊंगा। ये पॉइंट बोलता है सेक्शन 53A, इनकम टैक्स एक्ट का नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट
1882 ज्यादा हो गया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 53A यही बोलता है कि even though you are not the registered owner of any property, but if yes, the property is under your kind control or you are the property is under your possession, then you would be treated as the deemed owner. तो अब उस फ्लैट और अपार्टमेंट से जितनी इनकम मुझे चार्ज अराइज होगी, आई शैल बी चार्ज टू टैक्स, और मैं ओनर माना जाऊंगा। Now, these were the examples, these were the cases which are described under section 27 here. Transfer to a spouse, मैंने ये नहीं बताया, मैंने कहा ना एक पॉइंट अभी छोड़ा हुआ है, छोड़ देते हैं इसको अभी भी। Transfer to a spouse बता दिया, an individual who transfers otherwise than for adequate consideration any house property to his or her spouse not being in connection with an agreement to live apart. एक इंडिविजुअल ने अपने वाइफ को ट्रांसफर किया कोई हाउस प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन या बिना एडेक्वेट कंसिडरेशन को, तो अब वाइफ को जो भी इनकम अराइज होगी वो हस्बैंड में क्लब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी दी जा रही है वाइफ को ताकि ये दोनों अलग अलग रह सकें, फॉर एन एग्रीमेंट टू लाइव अपार्ट, दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं, न उसका वो मुंह देखना चाहता है न उसका वो देखना चाहता है, तो भैया दोनों ने आके घर ले लिया, बच जाए राम जी की। तो वहां पर क्या होगा इस केस में, वहां पर इसको डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। उसके बावजूद पति को बोला जाए चल कॉलर पकड़ कर चल तेरे ही ऊपर इनकम मानेंगे, नहीं मानी जाएगी। अब दोनों अलग अलग बिंदास जिंदगी जिएंगे। हमें माइनर सन की माइनर चाइल्ड की बात नहीं बताई अभी। चलिए, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल स्टेट, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल स्टेट एज द इंडिविजुअल ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी कंप्राइज। मैंने इस पर कुछ ज्यादा ही फोकस किया था, याद होगा आपको इस वर्ड पर। जितनी भी प्रॉपर्टीज कंप्राइज होंगी उस इम्पार्टेबल स्टेट में, उसके लिए वो जिम्मेदार होगा इनकम टैक्स देने के लिए। मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके लिए मैंने बता दिया। पर्सन इन पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, ये भी मैंने बता दिया। सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के हिसाब से अगर आपके पास कोई सी प्रॉपर्टी का पोजीशन है तो यू बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड ओनर। मैं इस पॉइंट को अभी डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि ये सेक्शन 269 यूए के हिसाब से है और ये चैप्टर 20C आता था, पहले एक चैप्टर था। अब चूंकि अब आप लोगों को हमें नहीं लगता पढ़ना है या पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना ही नहीं है, सीधी सी बात है। ये चैप्टर 20C इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के थ्रू था, खत्म हो चुका है। ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है, लेकिन ये सेक्शन अभी भी जिंदा हूँ मैं, तो उसमें अभी भी एक उसका रेफरेंस दिया जाता है सेक्शन 269 यूए का। तो फिलहाल अभी इसको टाटा बोलते हैं, आते हैं उस पॉइंट पर जो मैंने अभी छोड़ा है। समझ में आ रहा होगा इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैंने जो पॉइंट छोड़ा कि अगर कोई इंडिविजुअल टैक्स बचाने के पर्पज से अब अपने स्पाउस के साथ तो कोई इस तरह का एग्रीमेंट नहीं कर सकता, उसने किसको पकड़ा, अब अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को ना पकड़कर उसने अपने बच्चे को पकड़ा। बेचारा छोटा नन्ना मुन्ना मासूम बच्चा, माइनर चाइल्ड, उसके नाम से घर कर दिया। भाई एक बात तो समझ लो सीधे से, माइनर के साथ किए गए सारे के सारे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, पहली चीज। और अगर आप किसी माइनर चाइल्ड के साथ कुछ इस तरह का करते हैं तो उसको जो भी इनकम अराइज होगी वो आप ही के हाथ में अराइज होगी, आप ही डीम्ड ओनर माने जाओगे। भूल जाओ अब आगे। तो कहा गया एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर अदरवाइज देन फॉर एडेक्वेट कंसिडरेशन, तो यहां माइनर चाइल्ड को अगर मैंने कहा हम तो पूरा पैसा लेकर ट्रांसफर किए भैया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनर चाइल्ड के साथ किया गया किसी भी तरह का एग्रीमेंट वॉइड होगा, नॉट बीइंग अ माइनर डॉटर। तो छोड़ देते हैं माइनर डॉटर को, लेकिन अगर कुछ ऐसा घर ट्रांसफर किया है, माइनर मैरिड डॉटर, वर्ड क्या है, माइनर मैरिड डॉटर। तो तुम लोगों ने देखा होगा बाल विवाह, अभी भी कई जगहों पर चलता है। तो अगर बाल विवाह के तौर पे अगर किसी बच्ची की शादी हो रही है और बंदे ने अपनी बेटी को एक घर गिफ्ट में दे दिया, तो वहां पर ये सारे केसेस नहीं लगेंगे क्योंकि वो अपना घर लेकर चली गई। अब वो ढो करके तो नहीं जाएगी, रहेगा घर वहीं पर, लेकिन घर उसका हो गया और उस पर उसके मम्मी पापा का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना, पक्की बात है। तो लीगल गार्जियंस के थ्रू आ जाएगा केस, अभी हम वहां पर नहीं जा रहे।
टैक्सेबिलिटी कैसे होगी वो सब बाद में देखेंगे। अभी केवल इतना समझ लो कि डीम्ड ओनर कौन होता है। डीम्ड ओनर अगर कोई इंडिविजुअल है वो अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन के अपने स्पाउस को, तो उसी के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल होगी। अगर उन दोनों के बीच में अलग रहने का कोई एग्रीमेंट हुआ है तब अलग अलग होगा। अगर कोई इंडिविजुअल अपने माइनर चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है पैसे से, बिना पैसे के, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो ट्रांसफरर ही डीम्ड ओनर माना जाएगा। अगर ये माइनर मैरिड डॉटर का केस है तो वहाँ पर ये कोई डीम्ड ओनर का केस नहीं आएगा, उसका घर उसका माना जाएगा, माइनर मैरिड डॉटर का। दूसरा मैंने कहा कि अगर कोई इम्पार्टेबल स्टेट है तो उसका होल्डर जो होगा वही माना जाएगा डीम्ड ओनर। तीसरा मैंने बताया अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मेंबरशिप वगैरह के अगेंस्ट उसने प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो जो अलॉटीज़ होंगे, जो घर के रखने वाले लोग होंगे, वही उसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे। फोर्थ मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि घर का पोजीशन एग्रीमेंट हो, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो। अगर आपके पास घर की चाबी है, पोजीशन आपके नाम से है, तो आप ही उसके वो डीम्ड ओनर माने जाएंगे अंडर सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जब आप सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा रहेगा इट इज ऑफ नो यूज टू हैव द रजिस्टर्ड नेम ओवर द प्रॉपर्टी even though if the person is in the situation to possess the property, that would be the person who would be treated as a deemed owner। तो ये केसेस आपको याद रखने हैं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। हमने आपको अभी तक बताया सेक्शन 22 जिसमें चार्जिंग सेक्शन बताया, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनिंग thereto of which SSD is the owner shall be charged to tax under the head income from house property after giving deductions under section 24। मैंने कहा इसमें धीरे धीरे सेक्शंस आएंगे। सेक्शन 23 में हम लोग सीखेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, सेक्शन 24 में हम लोग डिडक्शंस देखेंगे, सेक्शन 25 में हम लोग 25A में अनरियलाइज रेंट और एरियर ऑफ रेंट रिकवर्ड देखेंगे, सेक्शन 26 में को ओनरशिप की इनकम को कैसे टैक्स ट्रीट किया जाएगा वो देखेंगे, सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर। तो देखो ना, हम लोगों ने 2 सेक्शंस को तो पार किया, और कौन से 2 सेक्शंस आपको सोच करके अच्छा लगेगा, सबसे पहला वाला और सबसे आखिर वाला। सबसे पहला वाला और सबसे आखिर वाला, ये दोनों हम लोगों ने खत्म कर दिया। चलो फॉर्मेट टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका हम फॉर्मेट देखने की कोशिश करें, आखिर किस फॉर्मेट के तहत ये कैलकुलेट कैसे होता है। नॉर्मल सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं अंडर सेक्शन 23 के हिसाब से, उसको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। इसके बाद हम लोग वही सीखेंगे, उसमें से माइनस कर देना है म्यूनिसिपल टैक्स। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स तो माइनस कर देंगे सर, लेकिन एक बात बताइए, माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको हम लोग नाम देंगे नेट एनुअल वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट में NAV और इसको शॉर्ट में GAV कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखना है, अब उसके बारे में बात करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स, अलाउड या डिडक्टेड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। ये जो हम लोग माइनस कर रहे हैं ना म्युनिसिपल टैक्स, वो माइनस होगा एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पर हमेशा। सर हमने 10 साल का इस साल पेमेंट किया, सारा माइनस हो, हाँ भाई माइनस हो। 50 साल का इसी साल किया, हाँ भाई माइनस हो जाएगा। 10 साल का नहीं दिया, नहीं माइनस होगा। तो जब तक आप नहीं देते हैं एक्चुअल पेमेंट, तब तक उसका डिडक्शन नहीं मिलता। ये डिडक्शन तभी होगा जब आप एक्चुअल में पेमेंट करेंगे, और जितना भी पेमेंट करेंगे वो मिलेगा।
लेकिन साथ साथ दूसरा पॉइंट भी याद रखना है, पेड बाय ओनर ओनली एंड नॉट बाय टेनेंट और अदर पर्सन। तो जो टेनेंट अगर पेमेंट कर रहा है तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैंने ना अपने टेनेंट से कहा, देख किराया तो तू देता है लेकिन इसका ना म्यूनिसिपल टैक्स भी तू ही देना। अरे भैया तो मुझे डिडक्शन नहीं मिलने वाला, इनकम मेरे हाथ में कैलकुलेट होगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज द म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड बाय द टेनेंट और द अदर वन पर्सन। इफ आई एम पेइंग देन आई विल गेट द डिडक्शन देयर ऑफ। यहां तक क्लियर? हाँ सर, ये आ गया आपका एनएवी, कोई दिक्कत ना। माइनस कर देंगे हम लोग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, और इसमें दो डिडक्शंस आएंगी। सेक्शन 24A जो बताता है स्टैंडर्ड डिडक्शन को, और सीधा एक ही लाइन 30% ऑफ एनएवी। ओहो, खत्म। आगे से कसम है तुम लोगों को, अगर किसी ने ये बोला कि सर सेक्शन 24A पढ़ा दीजिए, हो गया डंडना डंडन। हमको आगे ना तो म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में कुछ पढ़ना है, ना तो 24A के बारे में कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना। हो गया यही कहानी खत्म। म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर पेड बाय ओनर। सेक्शन 24 is स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ द एनएवी। एनएवी 0 तो ये भी 0, एनएवी 10 रुपए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 3 रुपए, एनएवी 5000 रुपए तो ये आपका 1500 रुपीज, 30%, प्लेन प्लेन। सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके लिए पूरी हमारी एक क्लास चलने वाली है। कितनी? कंप्लीट एक क्लास चलेगी। ये आ गया आपका लेस, एड, एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड। इसको ऐड कर लें, ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। दैट्स इट। सर एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट, इसको इसके लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 25A बताया ना। तो हम लोग को अब बाकी चीज़ें स्टडी करनी है। इंटरेस्ट के लिए पूरा 1 से 2 सेशन जाएगा, एरियर ऑफ रेंट ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ द फॉर्मेट विच वी आर नीडेड टू यूज़ फॉर आवर फर्दर स्टडी। और अगर ये तैयार है तो समझ लीजिए आपका इसी फॉर्मेट पर सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होना है, सारा का सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर सॉल्व होना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, एनएवी 30% एनएवी का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दो, एरिया ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड 25A के हिसाब से ऐड कर लेंगे, बात खत्म। दिस इज योर आंसर। यही है पूरी की पूरी टैक्सेबिलिटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। नोट हो गया हो तो 2-4 बातें और कर लें। मैंने जो आपको फॉर्मेट बताया है ना, कुछ इसका बताया है। ये ना कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जीएवी सेक्शन 23 के हिसाब से म्यूनिसिपल टैक्स पेड बेसिस एंड पेड बाय एसएससी ओनली। एनएवी आ गया, 30% ऑफ एनएवी हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा माइनस। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए ये कोई सिस्टम नहीं है कि वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर, यहां पर कहता है पेड बेसिस, बाकी और कहीं नहीं जगह नहीं कहता। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि म्यूनिसिपल टैक्स भी पेड बेसिस, बाकी खर्चे भी पेड बेसिस, ना भैया ना।
जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो ड्यू बेसिस पर आपको मिलेगा, क्योंकि उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं करता, तो हम अपने मन से कोई प्रोविजन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये आ जाएगा ग्रॉस इनकम, उसमें रिकवरी हो जाएगी अनरियलाइज रेंट 25A के हिसाब से, जो बचा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो हम लोग अब बात करेंगे आगे, हिचकी आ रही है कब, चलिए जो हम आगे बात करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा जो आपकी इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी की। अरे अब अगर एक बार और हिचकी आई तो आज की क्लास बंद, वैसे भी टाइम हो गया है, चलिए क्लोज करना ठीक रहेगा। ये नया टॉपिक है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट सेशन में ही स्टडी करेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। कोई भी चीज़ छूटी हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मुझे उठना ही पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा, नहीं तो हिचकी को, और पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।